Hello dear, good morning to everyone. This is Sasikant Kumar from IIT Madras. So, स्टार्ट करते हैं टॉपिक पर। बात करते हैं, शायद हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में कहाँ तक बात करी हुई थी, बताओ थोड़ा। लास्ट क्लासेस किसका था? इंडक्शन चल रहा था। हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी की स्टडी कर रहे थे, जहाँ पर हम लोगों ने चार्जिंग का मेथड पढ़ रहे थे ना। अब चार्जिंग करने का मेथड हमारे पास कितने थे? एक फ्रिक्शन था, एक कंडक्शन था और क्या था? एक इंडक्शन था। राइट ना? नो डाउट यहाँ तक। अच्छा, फ्रिक्शन की बात करो तो फ्रिक्शन कैसे, हाँ फ्रिक्शन चार्जिंग करने का मेथड जो पहला था आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रिक्शन था। तो फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन मतलब कैसे दो बॉडी को हम क्या कर रहे थे, आपस में फ्रिक्शन कर रहे थे, रफ कर रहे थे। रफ करने से उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और बॉडी हमारी क्या होती है? चार्ज हो जाती है। ठीक है, वहाँ पर एक क्वेश्चन करा हुआ था हमने थोड़ी सोचने के लिए कि आप दो बॉडी का जो चार्जिंग फ्रिक्शन करोगे वो दोनों बॉडी हमेशा मेटल या नॉन मेटल होनी चाहिए। क्या मैंने बोला? अगर दो बॉडी को लेकर आप फ्रिक्शन कर रहे हो, लेकिन दोनों बॉडी कैसी होनी चाहिए? मेटल नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों बॉडी मेटल होगी तो नो डाउट चार्ज होगा, पर चार्जिंग नहीं होगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि आप दो मेटल बॉडी को आप रफ करोगे तो, क्योंकि मेटल बॉडी में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से जब आप उनको रफ करोगे तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा, फिर रिवर्स बैक कर जाएगा, बिकॉज क्योंकि मेटल है और मेटल में क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। नो, ठीक है। तो हमें फ्रिक्शन करने के लिए अगर हम किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ फ्रिक्शन, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक बॉडी को मेटल लेना पड़ेगा और एक बॉडी क्या लेना पड़ेगा? नॉन मेटल। क्या लेना पड़ेगा? नॉन मेटल। या तो दोनों ही नॉन मेटल हो, नो डाउट, दोनों ही क्या हो? नॉन मेटल हो, या दोनों बॉडी नॉन मेटल हो या एक मेटल या नॉन मेटल हो, तभी क्या होगा? आपका बॉडी चार्ज हो पाएगा। ठीक है, विद द फ्रिक्शन। ठीक है। दूसरा मेथड पढ़ा हुआ था हमने, कंडक्शन। क्या पढ़ा हुआ था? कंडक्शन। कंडक्शन मेथड क्या था? कंडक्शन मेथड इज नथिंग बट इज नोन एज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट। कंडक्शन मेथड कौन सा मेथड है? वो क्या है? एक फिजिकल कॉन्टैक्ट है। मतलब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास में दूसरी बॉडी लेकर आए और इसको हम कनेक्ट करा देते, इसके चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। क्योंकि चार्जिंग करने का एक ही मेथड क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नो डाउट। हाँ, तो या तो चार्जिंग करने का हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्या, हम इलेक्ट्रॉन को या तो मोशन करा दो या तो ट्रांसफर करा दो, दो ही हो सकती बात है ना। तो उस तरह से हमने या तो फ्रिक्शन लिया कॉन्सेप्ट, फ्रिक्शन में भी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इस पार से उस पार ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ये दो मेथड हमने स्टडी करा हुआ था। एक मेथड और हमने देखा हुआ था, जो मेथड हमको वो बहुत अच्छा लगा था, इन दोनों कंपेरेबल। ठीक है, वो मेथड हमारा लास्ट में क्या हुआ था? तो उस मेथड की बात करें तो मेथड क्या था अपना? इंडक्शन। कौन सा मेथड था अपना? इंडक्शन। यही था ना? अरे बोलो। लास्ट क्लास यहीं तक हुई थी ना? अच्छा, इंडक्शन की बात करो तो इंडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या था? थर्ड जो हमारा मेथड था वो क्या था? इंडक्शन। अब थर्ड मेथड की बात करो तो क्या है अपना? इंडक्शन। अब इंडक्शन क्या है? तो इंडक्शन है कि दो बॉडी बिना संपर्क में आए, दो बॉडी बिना संपर्क में आए, बिना कांटेक्ट में आए, क्या कर दे? एक दूसरे को चार्ज कर दे। दैट मीन्स इज दिस फिनोमिना इज नोन एज अ इंडक्शन। तो इंडक्शन बहुत अच्छा है। कितना अच्छा लग रहा है ना कि एक बॉडी है और दूसरी बॉडी को आप लेकर आ रहे हो और वो बिना टच किए उसको चार्ज कर दे रहे हो, है ना। तो आप इंडक्शन का मेथड समझ चुके। इंडक्शन का मेथड क्या था? हमने इस पर क्वेश्चन भी करा हुआ था। क्वेश्चन क्या करा हुआ था कि लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं कि जिसे मान लेते हैं, लेट्स सपोज गिवन एग्जांपल, हमारे पास क्या है? दिस इज अ मेटल, दिस इज अ मेटल, और एक हम दूसरी बॉडी लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहा है? अच्छा, इस मेटल है, एक क्या हमारा मेटालिक, इस क्या है? मेटालिक स्फीयर है। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक मेटालिक स्फीयर है और इस मेटालिक स्फीयर को हम चार्ज करना चाहते हैं नेगेटिवली। कैसा चार्ज करना चाहते हैं? नेगेटिवली। अब क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट कर देगा, क्वेश्चन में क्या कर देगा? कंडीशन दे देगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन दे देगा। रिस्ट्रिक्शन देगा कि हाउ कैन यू चार्ज अ मेटालिक सरफेस पॉजिटिवली या नेगेटिवली, ठीक है, विदाउट टचिंग इट्स। राइट ना? तो ऐसे क्वेश्चन बोल देगा। तो उस अगर कह देगा पॉजिटिवली चार्ज करना है या नेगेटिवली चार्ज करना है, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए? तो अगर इस बॉडी को कह रहा है नेगेटिवली चार्ज करना है, तो आपको इधर क्या लेकर आना पड़ेगा? एक पॉजिटिव रॉड लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे इसको कैसा चार्जिंग करना है? इस मेटालिक सरफेस बॉडी को हमें नेगेटिवली चार्ज करना है। कैसे चार्ज करना है? नेगेटिवली चार्ज करना है। तो हम अपने क्या लेकर आएंगे? हम पॉजिटिवली चार्ज वाला एक रॉड लेकर आएंगे। क्या लेंगे? एक रॉड लेकर आएंगे जिसको यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। एक रॉड लेकर आएंगे जो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इस पर क्या होंगे? भरे पड़ेगा। ठीक है, अब आपको पता है दिस इज अ मेटल
और मेटल में क्या खासियत बात होती है, मेटल के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं। मेटल के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो अब आप पॉजिटिव वाले रॉड को, प्लेट को आप इसके पास लेकर जाओगे तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन जो फ्री है, अब आपको पता है मेटल है, न्यूट्रल है, तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों उस समय सेम होंगे। तो अब ये फ्री भी है, तो जब आप इसको पॉजिटिव वाले को जब इसके पास लेकर जाओगे तो इसके नेगेटिव वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो वो क्या होंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो क्या हो जाएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इस सिरे पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, मतलब एक्यूमुलेट कर जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो जाएंगे, इधर इस स्फीयर पर एक्यूमुलेट कर जाएंगे जब हम इसको पास लेकर जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि सर अगर इधर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है, तो इधर कौन चार्ज इंड्यूस्ड होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे अपने, पॉजिटिव होंगे। यही बात ना, बात है पॉजिटिव बात है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज इधर आया और इधर क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। ठीक है, फिर अगले सिचुएशन हमने क्या करा, इसको अर्थिंग कर दिया था। क्या कर दिया था, इसको हमने अर्थिंग कर दिया था। जिसको हमने क्या करा हुआ था, अर्थिंग कर दिया था। इधर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुए हैं और इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुए हैं, इंड्यूस्ड हुए हैं। ठीक है, और मैंने इसको क्या करा, इस वाले को मैंने क्या करा, अर्थिंग कर दिया। जब इसको हमने अर्थ दे दिया तो क्या हुआ, इसके पॉजिटिव चार्ज सब इसके अंदर चले गए, अर्थ में चले गए। तो सेकंड सिचुएशन क्या बना, ये सिचुएशन नंबर ए, सिचुएशन नंबर, तो सिचुएशन नंबर थर्ड हमारा क्या बना, जब इसको हमने चार्ज कर दिया, क्या कर दिया, इसको हमने चार्ज कर दिया, अर्थ सारे हमारे नीचे आ गए। अब सॉरी, मैंने जब इसको अर्थिंग कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। और जब हम अर्थ करने के बाद जब पॉजिटिव चार्ज हमारे अर्थ में पहुँच गया तो हमने क्या सोचा कि अब हमने इसको दूर भगा दिया। बात समझ रहे हो ना, जब हमने पॉजिटिव चार्ज, इसको पॉजिटिव को अर्थिंग कर दिया तो ये सब नीचे आ गए। और फिर मैंने उसके बाद क्या करा, थर्ड सिचुएशन में मैंने जो रॉड हमारा था, इस रॉड को मैंने दूर भगा दिया। कहाँ भगा दिया, दूर ऐसे फेंक दिया, ऐसे पॉजिटिव वाले रॉड को। जब पॉजिटिव वाले रॉड को दूर फेंक दिया तो ये अब इससे तो अब इस बॉडी से पॉजिटिव तो नीचे चला गया होगा, तो सिर्फ बचेंगे नेगेटिव, और नेगेटिव पूरा फैल जाएंगे, तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, अपना नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा ना। अब एक बात इसमें और आपको अच्छे सुनने को मिलेगी कि इस वाले मेटल में, इस वाले रॉड में जो नेट चार्ज पहले आप लेकर आए थे वो नेट चार्ज रहेगा वही इतना, क्योंकि एक भी चार्ज तो हम खर्च नहीं कर रहे ना, बस इसका हेल्प ले रहे हैं, मदद ले रहे हैं। भाई देख, तू पास आ और अपने क्या करो, अपने मतलब अपनी खूबसूरती से इसके इलेक्ट्रॉन को लुभा लो, खुश कर लो, अट्रैक्ट कर लो। जब वो बाहर आ जाएंगे तो तुमको भगा देंगे, तुम भाग जाना, हमारा काम बन जाएगा। अरे समझा कि नहीं समझा। तो दिस मेथड इज अ इंडक्शन। क्या था अपना, इंडक्शन। अच्छा, इसमें सेकंड क्वेश्चन हमने करा हुआ था। एक क्वेश्चन अगर और करें, एक एनसीईआरटी इसमें क्वेश्चन बनाया हुआ है, दे दूँ, समझ में आना बातें। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या इसमें दिया हुआ है, और इसको मिटा देता हूँ। एनसीईआरटी क्या करा हुआ है, अब एनसीईआरटी बात करी हुई है कि क्वेश्चन है, लिख सकते हैं हम लोग, हाउ कैन यू चार्ज, हाउ कैन, सही है ना, अरे क्या क्या एनसीईआरटी, हाउ कैन यू चार्ज, हाँ शायद यही क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, हमको याद है। हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फेयर पॉजिटिवली, शायद पॉजिटिवली आपका था ना, पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट्स। क्या आपने समझा, क्या आपने अंडरस्टैंड किया क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको बहुत डिफिकल्ट नहीं है। क्या है, टचिंग इट्स। क्वेश्चन तो क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन समझाना चाह रहा है, हाउ कैन यू चार्ज अप मेटल स्फेयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग। कह रहा है कि अब एक आपके पास एक मेटल स्फेयर है, उसको पॉजिटिवली चार्ज आप कैसे कर सकते हो विदाउट टचिंग। तो सिंपल सा मेथड है, ये किसके हेल्प से करेंगे हम लोग, इंडक्शन मेथड। तो आप यहाँ पर एक मेटल लेकर आओगे, क्या लेकर आओगे, एक आपके पास मेटल होगा, और यहाँ पर अब अगर इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो आप जो इसके पास जो रॉड लेकर आओगे वो नेगेटिवली रॉड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक नेगेटिवली रॉड लेकर आओगे। ठीक है, जब नेगेटिवली रॉड लेकर नेगेटिव प्लेट का रॉड लेकर आप आओगे इसके पास, क्या होगा, अब नेगेटिव रॉड लेकर आओगे इसके पास, तो आपको पता है मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, है ना। अब जब ये पास आएगा तो क्या करेगा, इसके अंदर के जो पॉजिटिव वाले चार्ज हैं वो क्या होंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इंड्यूस्ड हो जाएंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। अरे इसके पास आते ही ये इसमें पॉजिटिव चार्ज इधर इंड्यूस्ड हो जाएगा ना, अटैक होने लगेंगे। तो इधर कौन बच गए, इधर नेगेटिव वाले बच गए। क्या बच गए, नेगेटिव वाले बच गए। फिर ये सिचुएशन हमारा ए हुआ। फिर सिचुएशन नंबर बी में क्या करेंगे, इसको हम अर्थिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको ए में कर देते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप कर लेना, ठीक है, स्टेप बनाकर। ठीक है, फिर सेकंड सिचुएशन हमने क्या करा, इसको हमने अर्थिंग कर दिया। सिचुएशन अच्छा बना देते हैं, लो बना देते हैं, लो नेगेटिव 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 पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव। फिर सिचुएशन नंबर सेकंड में क्या करा हमने, अर्थिंग कर दिया। इसको क्या कर दिया, इसको
अर्थिंग कर दिया। तो अर्थिंग करते हैं नेगेटिव वाले सब अर्थ के अंदर पहुंच गए, और फिर थर्ड सिचुएशन में मैंने इस नेगेटिव वाले रॉड प्लेट को जो लेकर आया था इसको दूर फेंक दिया। जब इसको दूर फेंक देंगे क्या होगा, अब ये सिर्फ पॉजिटिव बच गया, तो इस पूरे बॉडी पे क्या हो जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, सिर्फ बॉडी पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज फैल जाएंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? तो ये हमारा बॉडी हमारा क्या हो गया, मेटेलिक जो सरफेस है क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज है। कोई दिक्कत, नो डाउट। पीछे दिख रहा है क्या, आप दिख रहा है आप लोगों को, सही ना? तो आपने क्या करा, इसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि सर आप जब इसको पास लेकर आए तो इधर पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, तो इस वाले सिरे पर नेगेटिव चार्ज होगा, और मैंने इसको अर्थिंग कर दिया तो नेगेटिव वाले सब अर्थ के नीचे पहुंच जाएंगे। फिर हमने क्या करा, इस वाले जो रॉड हम लेकर आए थे नेगेटिव वाले, इसको मैंने उठाकर दूर फेंक दिया। जब इसको मैंने दूर फेंक दिया तो क्या होगा, सिर्फ इस पर अब पॉजिटिव घर हो गया, तो पूरे इस स्फीयर पर क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज फैल गया। तो हमारा क्या होगा, ये मेटालिक जो सरफेस बॉडी है, मेटालिक जो स्फेरिकल हमारा बॉडी है, ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, और हमने टच नहीं करा। सबसे इसमें खास बात क्या हुई कि सर हम जो नेट चार्ज वाला रॉड लेकर आए थे वो उसका एक भी चार्ज खर्च नहीं हुआ, वो जस का तस रहा है, राइट ना? अच्छा, इसमें क्वेश्चन आता है कभी कभी, अगर मैं आपको चेक करने के लिए ऐसे बोल दूं कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर मेटल था हमारा, अगर यहाँ पर मैं नॉन मेटल बोल दूं तो, अगर यहाँ पर मैं नॉन मेटल बोल दूं तो क्या होगा? तो सोचना ही आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर नॉन मेटल बॉडी, नॉन मेटेलिक स्फेरिकल कोई बॉडी रहेगी तो उससे अगर चार्ज करना होगा तब क्या होगा, तब क्या होगा? मेटल था तो आपने बोल दिया, तो क्या होगा? ठीक है, आप सोचना, फिर मैं बता दूंगा अगर नहीं सोच पाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, अरे यहाँ तक समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। मिटा दो इसे ना, चलिए अब कर लेना फटाफट। चलिए अगली बात करते हैं। शांति रहो, शांति रखो, शांति रखो। अरे जानवरों शांत रहो, क्यों सुनना चाहते हो उसे? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन को मैं सीधे सीधे डायग्राम बता देता हूँ, ठीक है, और मैं कंडीशन देता हूँ। ठीक है, हमारे पास एक डायग्राम है, मैं कुछ फिगर देता हूँ। ठीक है, गिवन है, गिवन कुछ फिगर है। देखो हमारे पास एक क्या है, बॉडी है, सॉरी ये हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव रॉड है। क्या है, एक रॉड है जो क्या है, पॉजिटिव है। ध्यान सुना है, क्वेश्चन को सुनो, मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं बोल देता हूँ मुँह से। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिवली रॉड है, पॉजिटिव रॉड है। ठीक है, ये रॉड है जो इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज इस पर एटम फैले हुए हैं, और हमने दो स्फेरिकल बॉडी लिया। हमने क्या लिया, दो स्फेरिकल बॉडी लिया, और दोनों को मैंने कर दिया मतलब दोनों को एक दूसरे से कांटेक्ट करा दिया। क्या करा दिया, कांटेक्ट करा दिया। ठीक है, ऐसे मैंने रखा हुआ है। ठीक है, ए और बी, बॉडी का नाम क्या है, ए और बी। हमारे पास दो स्फेरिकल बॉडी हैं और दोनों एक दूसरे से क्या है, कांटेक्ट है। ठीक है, और इनको हमने एक नॉन मेटेलिक स्टैंड पर क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। इन दोनों को मैंने क्या करा, एक नॉन मेटेलिक स्टैंड पर क्या कर दिया, हमने खड़ा कर दिया। बात समझ रहे हो ना? इन दोनों को मैंने क्या करा, एक नॉन मेटेलिक स्टैंड पर क्या कर दिया, हमने खड़ा कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक दिख रहा है पीछे? नॉन मेटेलिक हमने क्या करा, स्टैंड पर खड़ा कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या अपना है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखो। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या है, कैप कहाँ गिर गया? क्वेश्चन क्या रहा है कि सर हमारे पास एक फिगर है, फिगर को मैं समझा देता हूँ कि सर हमारे पास एक रॉड है जो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली रॉड है, एक रॉड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज फैले हुए हैं। ठीक है, और हमने दो एक मेटालिक स्फेयर बॉडी लिया हुआ है, दो मेटालिक स्फेरिकल बॉडी है जो दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में है, और इन दोनों को मैंने क्या करा, एक नॉन मेटालिक स्टैंड पर खड़ा किया हुआ। क्या, नॉन मेटालिक स्टैंड पर क्या करा हुआ, हमने खड़ा करा हुआ है। ठीक है, तो अब बात कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, व्हाट वुड हैपेंस इफ द रॉड इज रिमूव्ड बिफोर द स्फेयर आर सेपरेटेड। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मेटालिक रॉड को सेपरेट करने से पहले अगर आप रॉड को रिमूव कर दोगे तो क्या होगा, वो पूछ रहा है आपसे, राइट ना? क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड कर लिया, क्वेश्चन ने क्या पूछा आपने समझा, गिवन डाटा जो दिया था उसका मतलब समझा, गिवन डाटा को समझ लोगे। दो स्फेरिकल बॉडी है, दोनों एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में है, दोनों नॉन मेटेलिक स्टैंड पर खड़े हैं, और एक हम पॉजिटिव रॉड लाकर इसके पास क्या रखे हैं, ये क्वेश्चन में पहले है, रखे हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? फिर अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट वुड हैपन इफ द रॉड इज रिमूव्ड बिफोर द स्फीयर आर सेपरेटेड। कह रहा है कि जब दोनों स्फेरिकल बॉडी को सेपरेट करने से पहले अगर हम रॉड को क्या कर दे, रिमूव कर दे, रॉड को हटा दे, तो क्या होगा? तो सोच कर बोलो, क्या आपने समझा क्या होगा? तो सिंपल सी बात है ना, चलिए समझते हैं। क्वेश्चन समझ में है ना?
तो हम बात करते हैं क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका। तो मैं बात करूँ यहाँ पर कि अगर मान लेते हैं सपोज दैट अगर ये रॉड इसके पास रहा होगा, तो दोनों मेटालिक बॉडी है, तो रॉड अगर इसके पास रहा होगा तो सिचुएशन क्या बनेगा, इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो इसके ऊपर नेगेटिव इधर चार्ज इक्विवलेंट हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना भाई, अगर इस रॉड को अगर इसके पास लेकर आए होंगे दोनों मेटालिक स्फेरिकल बॉडी के पास, तो इस वाले क्योंकि मेटल है तो इसके इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तो इसको पॉजिटिव को देखते हैं, नेगेटिव वाले इस वाले पार्ट पर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, इंड्यूस्ड हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और जब इधर नेगेटिव एक्यूमुलेट होंगे और जितने अमाउंट में इधर नेगेटिव एक्यूमुलेट होंगे, इंड्यूस्ड होंगे, उतना ही अमाउंट में इधर पॉजिटिव क्या होंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे, कोई दिक्कत, अरे होंगे ना भाई लोग। और इसमें क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें से B से 2 ट्रांसफर करने लग जाएंगे, कोई दिक्कत, B से 2 A इलेक्ट्रॉन इसमें से ट्रांसफर करने लग जाएंगे ना। बात समझ रहे हो ना, ऐसे नहीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे होंगे तभी ना। हाँ, अब उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि जब इसको हम रिमूव कर देंगे सेपरेट करने से पहले, तो जब इस सेपरेट करने से पहले इसको रिमूव कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये अपना क्या कर देंगे, एक मतलब ये क्या हो जाएंगे, मतलब ये अनचार्ज हो जाएंगे ना, मतलब कहने का मतलब ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से क्या कर लेंगे भाई, एक दूसरे को रिलेट कर लेंगे ना आपस में, ठीक है, बात समझ रहे हो ना मैं कहना कह रहा हूँ, ठीक है। एक तो इसके A पर और B पर कोई चार्ज इंड्यूस्ड ही नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं नो चार्ज A एंड B, तो A और B पर कोई चार्ज ही नहीं रहेगा उसके सिचुएशन। हाँ, तो ये बात बनती। अगर मान लेते हैं तो अगला क्वेश्चन देखो फिर कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बात समझ गए ना, तो ए और बी पर चार्ज ही नहीं रहेगा, ठीक है, आपस में इंटरचेंज कर लेंगे ना, आपस में इंटरचेंज कर लेंगे और चेंज कर बैलेंस हो जाएंगे सब, ठीक है, न्यूट्रल हो जाएंगे। कब, जब इसको हम सेपरेट करने से पहले इस रॉड को रिमूव कर देंगे, मतलब इन दोनों पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहा है? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या समझाना चाह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे समझाना चाह रहा है कि सर वुड द इंड्यूस्ड चार्ज बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड इवन इफ द स्फीयर हैड अ डिफरेंट साइज और डिफरेंट कंडक्टर। अब कह रहा है कि सर अगर मान लेते हैं दोनों स्फेरिकल जो मेटालिक बॉडी है, अगर दोनों क्या का साइज डिफरेंस हो जाए और दोनों का कंडक्टर भी क्या हो जाए, डिफरेंस हो जाए, तो सर दोनों पर जो चार्ज डेवलप हो रहे हैं इस साइड और उस साइड, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, तो आपको बताना है। तो सर चार्ज अगर हम कोई भी पॉजिटिव रॉड लेकर आएंगे, तो अगर साइज डज नॉट मैटर, ठीक है, कि किस पर कितना चार्ज इंड्यूस कर, अगर इस वाले अगर दोनों कांटेक्ट में, इस वाले अगर स्फीयर पर अगर 10 इधर अगर इंड्यूस्ड हो रहा है चार्ज, तो उस वाले पर उधर ही होंगे उतना है, क्योंकि बैलेंस करना ना उसको, बात समझ रहे ना, तो क्या होंगे, तो आप समझ गए ना, इक्वल चार्ज क्या होंगे, हाँ बात समझ रहे, इक्वल चार्ज इधर और उधर क्या होंगे, बात समझ गए, कोई दिक्कत, इक्वल चार्ज क्या होंगे, इंड्यूस्ड होंगे ए और बी पर, तो ए और बी स्फीयर पर क्या होंगे। एक क्वेश्चन इसमें और पूछता है, ठीक है, इसको छाप लो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसका हेडिंग समझ सकते हो ना, क्या आ जाएगा इस पर, बोलो। हाँ, सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, तब आप लिख सकते हो। तो इस पर जो होगा अपना, इस वाले रॉड पर और इस वाले रॉड पर अपना, अगर मैं यहाँ पर समझाऊँ, इसका आंसर आप पहले का आंसर लिखे ना अपना, ए का आंसर क्या होगा, नो चार्ज ए एंड बी। बी का आंसर क्या होगा, ये आपका बॉडी होगी, दिस इज बॉडी, इस पर क्या होगा, अगर इस पर नेगेटिव होगा इस पर क्या होगा, बोलो, अरे इस देखो अगर इस वाले ए वाले बॉडी पर अगर नेगेटिव होगा तो इधर क्या होगा, बी वाले पर पॉजिटिव होगा, इक्वल होगा ना बी वाले क्वेश्चन से, ठीक है, दिस इज अ बी पार्ट आंसर, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, बात समझ पा रहे हो ना। ये यहाँ पर दिख रहा है, बोलो क्या, कुछ क्वेश्चन में कुछ और बोले हैं, हैपेंड, यहाँ पर हैपेंड, ठीक, बात को समझ पाए ना आप लोग, हाँ ठीक है, देखो पीछे, ठीक है, ये ए डैश है, डॉट ए है, हाँ ये इसके ऊपर यहाँ डॉट है, हाँ डॉट है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, जिनका टेस्ट, हाँ क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप पूछ लेंगे आप लोग, अरे हुआ कि नहीं हुआ, अरे मैं समझ सकता हूँ कि आपने ये अंडरस्टैंड कर पाया, नो डाउट, आपने कर पाया कि नहीं कर पाया,
कोई दिक्कत? चलो ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें और पूछ लूँ, बोलो। एक क्वेश्चन और पूछ लूँ? चलो एक क्वेश्चन और इसमें लिख लो। हाँ मिटाऊंगा तभी ना, यहाँ तक डाउट पूछ लो जिसको नहीं आ रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि आपको इंडक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत है ना? तो अब सीधे सीधे आप बात करते हैं, क्योंकि अब चार्ज की बातें बहुत हो गई। चार्ज की प्रॉपर्टी को हमने डिटेल में समझा कि चार्ज की प्रॉपर्टी होती क्या है, और चार्ज की प्रॉपर्टी के साथ साथ हमने चार्जिंग करने का भी मेथड देखा, जहाँ पर सबसे पॉपुलर मेथड इस समय क्या होता है अपना इंडक्शन मेथड है। इंडक्शन मेथड के ऊपर हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी करे, जहाँ पर हम अंडरस्टैंड कर पाएँ कि इंडक्शन मेथड होता क्या, राइट ना? अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, चार्ज के फोर्स के बारे में समझते हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा आप आते हैं थोड़े से कंटेंट में, ठीक है? जहाँ पर मैकेनिक्स थोड़ा सा लगाते हैं, मैकेनिकल कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले आएंगे, जहाँ पर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है? अभी तो थ्योरिटिकल बात हो रही है, ठीक है? तो हम थोड़ा सा आगे और रन करते हैं, राइट ना? बेटा तो यहाँ था, चलो ठीक है। तो अब हम बात करते हैं तो इसे कूलॉम्स लॉ, आप तो समझे गए क्यों पढ़ने वाले हैं। बात करा हुआ था इंडक्शन के बारे में, राइट ना? इंडक्शन की बात करें तो इंडक्शन हमने देख लिया था, और इंडक्शन कौन से ऐसे क्या है वो, अगर मैं पूछूं व्हाट इज इंडक्शन, तो इंडक्शन क्या है कि कोई दो बॉडी बिना एक दूसरे के संपर्क में आए, क्या कर ले, एक दूसरे बॉडी को चार्ज कर ले, दैट मीन्स दिस फिनोमेना इज नोन एज इंडक्शन, है ना? अच्छा, इस थ्योरी के रिलेटिव हमने कुछ प्रॉब्लम भी करे हुए थे, जहाँ पर ठीक ठाक प्रॉब्लम थे, है ना? आपने ये समझ लिया था कि अगर मान लेते हैं कि हमें किसी एक मेटालिक स्फेरिकल बॉडी को अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है या नेगेटिवली चार्ज करना है विदाउट टचिंग, तो हमने करा हुआ था, है ना, कि एक हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी थी, उसको दूर से लेकर आया था, टच किया, ठीक है? ये बातें हो गई थी, ठीक है? अब बात करते हैं थोड़ी सी फर्दर को, अपने कंटेंट को और आगे बढ़ाते हैं, रन करते हैं। अब चीज़ें को थोड़ी एनालिसिस करते हैं। हालांकि हमने चार्ज के थ्योरेटिकल पार्ट को हमने स्टडी करा, चार्ज के उन हर प्रॉपर्टी को स्टडी करा जिनकी रिक्वायरमेंट है फर्दर हमारे इस पूरे लेक्चर में, ठीक है? अब हम चार्ज के थोड़े से कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि अब लोगों ने ये भी रियलाइज़ करा, ऑब्जर्व करा कि दो चार्जेज के बीच में कुछ उनको एक्सपीरियंस हो पा रहा था कि अगर दो चार्जेज को हम एक साथ रख रहे हैं तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, अटैक कर रहा है। ये हम पहले से भी जानते हैं ना, कि सेम चार्जेज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अटैक करते हैं, राइट ना? ये हम जानते भी हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम, अगर एक साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम है कूलॉम्स लॉ, वो उनके अगर रिगार्डिंग देखी जाए बातें, तो वो कहते हैं कि दो चार्जेज के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है? उनके बीच में जो अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन को अगर हम कैलकुलेट कर पाएँ कितना अट्रैक्शन हो रहा है, दैट मीन्स उन्होंने कुछ मैथमेटिकल लॉज दिए, कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिए, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला दिए, जिससे हम क्या करते हैं, दो चार्जेज के बीच में लगने वाले उस अट्रैक्शन फोर्स को भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? अभी तक से फर्दर हमने चार्ज के बारे में स्टडी करा कि दो चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं और अटैक करते हैं, और कितना अटैक करते हैं, कितना रिपल करते हैं, उसको समझाने के लिए कूलॉम्स लॉ है, जो ये बारीकी से वो क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है? तो चीज़ें को देखते हैं, उनकी कमियां भी देखेंगे और उनकी अच्छाइयाँ भी देखेंगे, वो कहाँ कहाँ फेल हुए और कहाँ कहाँ वो सही हुए, ठीक है? तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हम उनके। तो उन्होंने पहले से क्या ऑब्जर्वेशन किया हो, तो हेडिंग डाल लेते हैं पहले। तो हमारा आपको पता होगा टाइटल का नाम क्या है, कूलॉम्स लॉ, ठीक है? तो कूलॉम्स लॉ थोड़ी सी अब इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि मैकेनिक्स आ गए, मैकेनिक्स भी इसमें घुसेगी, वेक्टर भी घुसेंगे, ठीक है? बहुत कुछ होंगे, ठीक है? और फंडामेंटली अब हम चार्ज क्या कर रहे हैं, अच्छे लेवल पर रन करने जा रहे हैं, ठीक है? चार्ज को। तो बात करते हैं, तो कूलॉम्स लॉ की अगर मैं बात करूँ, कूलॉम्स लॉ की अगर मैं बात करें तो कूलॉम्स लॉ क्या था, वो उनकी थ्योरी क्या थी, वो क्या एक्सपीरियंस कर क्या ऑब्जर्वेशन अपना दिया हुआ था। तो सिंपल अगर मैं बोलूँ तो वो अगर हम लोग अगर खुद से बातों करें, तो अगर दो चार्ज के बीच में अगर हमें मुझे फोर्स देखना है तो हम कैसे देंगे, तो लेट्स सपोज दैट, गिव एन एग्जांपल, हमारे पास एक Q1 चार्ज है और एक क्या है, Q2 चार्ज है, ठीक है? और अगर मुझे इनके बीच में फोर्स अगर देखना है तो हम क्या करेंगे, एक Q1 को पकड़ेंगे, तो एक मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन, बोलेंगे अब उधर फोर्स लग रहा है इसका, है ना? तो अगर मैं बोलूँ तो फोर्स ड्यू टू
फोर्स ड्यू टू टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, राइट ना। अच्छा, अगर हम इसको होल्ड करते हैं तो ये मूव चार्ज इधर कर रहा है, तो मतलब इसके कारण इस पर फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो बोलेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ठीक है। हमने इस चीज़ को फोर्स को एक्सपीरियंस करा, ठीक है। और ऐसे इस पर क्या कर रहे थे, दो चार्जेस के बीच में फोर्स एक्ट होता है। अच्छा, आपको ये पता है पहले से कि चार्जेस के बीच में जो फोर्स आते हैं वो किसके वजह से आते हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो सर हमको पता है चार्ज क्या होते हैं, वो अगर रेस्ट में कोई भी चार्ज है, हमने प्रॉपर्टी, अगर कोई भी चार्ज रेस्ट में है तो अपने सराउंडिंग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट होने की वजह से दोनों ही अगर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज में आते हैं एक दूसरे के, तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं और उसी फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली, ठीक है, कि कितना आता है। और इसका जो इसने बताया उसका नाम क्या था, कूलॉम्ब्स लॉ था, राइट ना। तो हम बात करते हैं, ठीक है। तो हमने ये ऑब्जर्व करा कि सर अगर हमने इस चार्ज को होल्ड करा तो वो चार्ज मूव कर रहा था, ठीक है, ठीक है, उस साइड में, तो हमने अगर उसके पास फोर्स आ गया तो उसके पास एक्सेलरेशन भी आया होगा। इसको हमने होल्ड करा तो इसने इसको ये इधर मूव करा तो मतलब इसके पास ही फोर्स है। अब जिसका फोर्स पता चल गया उसका एक्सेलरेशन पता चल गया होगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी सिचुएशन को हम बदलते हैं। सिचुएशन को बदलने का मतलब यह है कि हम इन दोनों चार्जर के मैस को सेम कर लेते हैं। तो इसका अगर मैस m मैं ले लूँ और इसका भी मैस m ले लूँ तो बात क्या बनेगी, तो अगर मैं इसको होल्ड करूँ तो भी ये वाला चार्ज उस साइड मूव करेगा तो हमें एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। अगर मैं इसको होल्ड करूँ तो ये चार्ज इस साइड मूव करेगा सेम मास वाला, तो इसका भी एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, ठीक है। चल जाएगा नहीं चल जाएगा, तो इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन सेम है दोनों का तो क्या फोर्स भी दोनों का सेम होगा, राइट ना। अरे एक्सेलरेशन सेम है दोनों का, फोर्स भी सेम होगा ना। तो इस बात को भी हमने देख लिया है ना। अच्छा, ये तो हमारे क्या थे, सेम चार्जेस थे, सेम साइन के चार्जेस थे। अगर मैं अपोजिट साइन के चार्जेस को अगर यहाँ पर ले लूँ तो क्या बात बनेगी, तो लेट सपोज दैट गिवन एग्जांपल्स, अगर एक Q1 है पॉजिटिव चार्ज और एक -Q2 चार्ज है, ठीक है। तो अगर इनके बीच की फोर्स की बात करूँ तो पहले इनके बीच का जो फोर्स का डायरेक्शन वो किधर होगा, तो आपको पता है कि टू अपोजिट चार्जेस, ठीक है, एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं टू ईच अदर, ठीक है, अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो टू अपोजिट चार्जेस एक दूसरे क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो कैसे अट्रैक्ट करते हैं, तो आपको पता है सर, ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो किससे लगाएगा, इधर फोर्स F ऑन F1 ड्यू टू 2, राइट ना। और इधर ये इसकी तरफ फोर्स लगा रहा है, कितना लगा रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। मतलब अच्छा, इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इनका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, सेम होगा। अगर मान लेते हैं अगर ये जितना फोर्स लगा रहा है वो भी उतना इधर फोर्स लगा रहा है, बट एक दूसरे के अपोजिट लगा रहा है, ठीक है। और इनका एक चार्ज क्या है पॉजिटिव है, एक चार्ज क्या है नेगेटिव है ना। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देखूं तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, नो डाउट। अरे दोनों का अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देखूं तो क्या होगा, सेम ही होगा ना। तो इनका अगर मैग्नीट्यूड, बात को नहीं समझा, बात को नहीं समझा, कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर दो अपोजिट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स एक दूसरे की तरफ हैं तो जाहिर सी बात है कि ये इधर जितना कर रहा है वो इतना इधर कर रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इनका अगर मैं मैग्नीट्यूड की यहाँ पर बात कर लूँ तो मैग्नीट्यूड भी क्या इनका होगा, सेम ही होगा। तो मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो F ड्यू टू 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम ही होगा, होगा कि नहीं होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूँ तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात और निकल गई कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्सेज है उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अच्छा, मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब ये भी हम बात कह सकते हैं मैग्नीट्यूड सेम है। अरे सुनो पहले, मैग्नीट्यूड क्या है इनका, सेम है। अच्छा, इनका डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अच्छा, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो ऐसा कहीं कहीं आप देखो कि दो पार्टिकल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स लग रहा है, ठीक है, और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके डायरेक्शन दूसरे के अपोजिट हो, तो कहीं कहीं ऐसा कुछ लॉ पढ़ा है आपने, क्या बताओ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। अरे फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स नहीं पढ़ा। अरे न्यूटन का थर्ड लॉ क्या सिंपल समझाता है कि भैया दो फोर्सेज के बीच, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या समझता है, जिसकी मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, दैट मीन्स एक्शन टू रिएक्शन टू इच। अरे नहीं ऐसे पढ़ा हुआ है, नॉर्मली बात नहीं जानते हो, ये आप जानते हो ना। तो कहीं ना कहीं ये बातें और निकल कर आ गई कि सर पहले ये बात देखने की सर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तो सर क्या है, दो डिफरेंट बॉडी में लग रहा है ना। पहले हमने दो डिफरेंट बॉडी लिया, दो डिफरेंट बॉडी में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। अच्छा, टू डिफरेंट बॉडी में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है,
तो बात बन रही है कहीं कहीं न्यूटन थर्ड लॉ, तो स्टैटिक फोर्स है, इसको तो न्यूटन का थर्ड लॉ भी फॉलो कर रहा है, नो डाउट आता। तो न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक को भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉलो दैट न्यूटन थर्ड लॉ, है ना। ये बात बनी समझ में। अच्छा, इसको अगर थोड़ा सा मैं और अंडरस्टैंड करूँ तो अगर इस समझ में आए ना फिनोमेना, कूलॉम्स लॉ कहना क्या चाह रहा है। कूलॉम्स लॉ फाइनली अगर मैं इसका मोरल ऑफ द स्टोरी बताऊं तो क्या कहना चाह रहा है, उसने क्या ऑब्जर्वेशन करा कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो डिफरेंस बॉडी पर लगता है। दूसरी बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज होते हैं, राइट ना। बात को समझ रहे हो ना, बात को समझा ना, नो डाउट यहाँ तक। हाँ, तो हमने कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो ऑब्जर्वेशन थी हमने उसको देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा दो डिफरेंट बॉडी के बीच में लगती है, राइट ना। उनका मैग्नीट्यूड ऑफ जो फोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, और प्लस वो क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लॉ हमने पढ़ा हुआ है, जिस लॉ का नाम है न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना, समझ रहे हो, न्यूटन थर्ड लॉ नाम है। तो कहीं ना कहीं उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात और समझाने की कोशिश करूँ, हालांकि मैं थोड़ा सा मैकेनिक्स लेकर आता हूँ जिसे समझते हैं। अगर मैं बात करूँ तो बिना फॉर्मूले के भी कुछ कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। क्या है, एक चार्ज है जो 2 कूलम का है और इसका वेट कितना है, 2 किलो का है। और एक चार्ज और है जिसका वेट कितना, जो 4 कूलम का है और इसका वेट कितना है, 4 kg का है। कितने का है, 4 kg का, राइट ना। अच्छा, अब मैंने दोनों चार्ज क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। दोनों चार्ज को मैंने क्या करा, रिलीज करा। अब दोनों चार्ज को जब मैंने रिलीज करा तो ये दो एक दूसरे से दूर भागेंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों चार्जेस ही एक दूसरे से क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो अगर मैं बोला कि ये 4 kg वाला जो चार्ज है वो दौड़ते दौड़ते इसकी स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ना स्टार्ट कर दे। दिख रहा है पीछे, 10 मीटर पर सेकेंड से क्या हो जाए, भागना स्टार्ट कर दिया। और ये वाला जो चार्ज है तब बताओ कितनी स्पीड से भागना स्टार्ट किया होगा। नॉर्मल सी बात है ना। क्या होगा, 20 मीटर, राइट ना। आपने क्या सोचा होगा, आपने ऐसे समझा होगा कि सर इनके बीच का जो लगने वाला नेट फोर्सेज है वो क्या है, 0 रहा होगा। तो मोमेंटम विल बी कंजर्व। मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व, मतलब इनिशियल मोमेंटम एंड इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या होगा अपना, 0 होगा। तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल 0 होगा ना। तो इनिशियल मोमेंटम मान लेते हैं कितना है फाइनल अपना, 4 × 10 - 2 × v = 0। तो बोलो v कितना आएगा, 20 मीटर। आसान है। देखो मैकेनिक्स घुस गया। अभी फार्मूले भी नहीं पढ़े हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, और कूलॉम्स का फार्मूला भी नहीं लेकर, लेकिन मैकेनिक्स घुस गया। मैकेनिक्स से भी क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना ये बातें क्या है, ठीक है। तो ये बातें हमने कर पाया क्योंकि हमने इसको समझ पाया, है ना। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत समझ में ही बात है ना। चलिए अब बात करते हैं, नोट कर लो यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हमने क्या देखा कि कूलॉम्स लॉ की अगर बात करें तो कूलॉम्स लॉ दो डिफरेंस बॉडी पर लगता है। अब बात करते हैं कूलॉम्स लॉ की बात करते हैं। कूलॉम्स लॉ दो डिफरेंस बॉडी पर लगता है, उनका डायरेक्शन क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। तो चलिए बात करते हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा फोर्स हुआ सर, न्यूटन थर्ड लॉ। हम कह सकते हैं ना, दैट मीन्स दिस फॉलो इज अ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है ना। मैंने क्या बोला कि सर दो चार्जेज हैं, इनका डायरेक्शन अपोजिट है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। इनके डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो क्या अगर मैं कहूँ कि ये दिस इज अ न्यूटन्स थर्ड लॉ, यस या नो, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, यस या नो। अरे सही है ना, हाँ सही है भाई। जिसने ऐसे समझाएगा और जो ऐसे डील करेगा और जो ऐसे बातें करेगा अकॉर्डिंग टू किताबें, तो वो बोलेगा ना भाई न्यूटन थर्ड लॉ, नो डाउट, न्यूटन थर्ड लॉ नो डाउट। तो बोले न्यूटन थर्ड लॉ है कि नहीं है ना। पर कहीं ना कहीं अगर मैं कह रहा हूँ या आप कह रहे हो, तो कहीं ना कहीं हम तो कह रहे हैं कि सर न्यूटन थर्ड लॉ है, पर कहीं ना कहीं हम लोग उस सच्चाई से बिल्कुल क्या है, अनजान है, जिसको हम दिखाना नहीं चाहते, ठीक है। उस सच्चाई से क्या है, बिल्कुल अनजान है। सच्चाई का मतलब क्या है कि अगर इसको मैं कहूँ न्यूटन थर्ड लॉ, तो दिस इज अ रॉन्ग,
दिस इज अ रॉन्ग। थोड़ा सा तब दिमागों में साइंटिस्टों के दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं हम अगर सच्चाई से अनजान है और न्यूटन थर्ड लॉ इसे बिल्कुल कहना एकदम गलत है, तो शायद इसका मतलब इसका प्यूरिफिकेशन किया। प्यूरिफिकेशन मतलब साइंटिस्टों के दिमाग में बात चली कि सर अगर इस थ्योरी को और अगर क्लियर मुझे करना हो, इस थ्योरी को और प्यूरिफिकेशन करना हो और अच्छा बनाना हो, तो उन्होंने कुछ एक स्टेटमेंट को और जोड़ दिया जो बिल्कुल एक क्या हो गया, मतलब आप शुद्ध हो गया। ठीक है, तो क्या जोड़ा उन्होंने बोला कि सर नो डाउट इट्स एक्शन रिएक्शन पेयर बट फोर्सेज ऑलवेज एक्ट अलोंग अ लाइनिंग ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेज। बात को समझो। और इस फेनोमिना को बोलते हैं इट्स कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने क्या बोला, ध्यान सुनो। मैंने एक लाइनिंग को और इसमें ऐड कर रहा हूँ और ये बातें जाकर बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इट्स एक्शन रिएक्शन पेयर बट फोर्सेज ऑलवेज एक्ट अलोंग अ टू लाइनिंग ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेज और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जाकर तब उनके दिमाग में सेट हो गया, अच्छा अब जाकर जो हम सच्चाई से दूर थे वो सच्चाई क्या हो गई, हमारे सामने आ गए। दिस इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। बात को समझा? नो डाउट यहाँ तक। जब इस बात को समझ लिया तो अब इसके मैग्नीट्यूड पे काम कर ले और डायरेक्शन पे काम कर ले। बोलो, जब यहाँ तक हमने इसको समझ लिया तो क्या मैं इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात कर लूँ? क्या आप इस थ्योरी को समझ पाए? सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका डिफिनीशन है। कुलॉम्स लॉ की बहुत मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बहुत, देखो ये कुलॉम्स लॉ जो उन्होंने डिफिनीशन दिया था ना, वो एक सोशल वे में ऐड करते थे, हमारे और आपके एकदम बिल्कुल दैनिक जीवन से ऐड कर वो डिफिनीशन दे दिए। ठीक है, तो बात को समझो। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफिनीशन है, कोई मतलब ये लेंदी नहीं है। हाँ, टीचरों के लेंदी करने के तरीके होते हैं। अब जैसे मैं लेंदी करते जा रहा हूँ, छोटे मोटे स्टूडेंट तो बोरिंग लगेगा, पर जो समझने वाला होगा नहीं सर कुछ नया इसमें लग रहा है, सर कहीं काम आ जाए। जितनी भी मैं बात बोलूँगा कहीं ना कहीं आपको फर्दर कंटेंट जो आगे हमारा रन करेगा उसमें कहीं ना कहीं क्या लगेगा, अच्छा लगेगा ही लगेगा, नो डाउट। बात को समझाना। तो हमने कुलॉम्स लॉ के थ्योरी को अंडरस्टैंड कर पाया कि ये कहना क्या चाह रहा है और देना क्या चाह रहा है ना। तो मोटी मोटा हमने दो चार्जेस के बीच में क्या देख रहे हैं, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करने वाले हैं और उस फोर्स का अब मैथमेटिकल डाटा देखने वाला है। ठीक है, तो क्या अब इसके मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शन की बात कर ले हम लोग। चलिए फटाफट मिटा दो इसको। हाँ, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करें तो क्या बात खुलेगा, ध्यान सुनेगा। तो अगर मैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू 2 ऑन 2 ड्यू टू 1, दोनों के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो दोनों जो फोर्सेज हैं उनका जो मैग्नीट्यूड था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहे थे दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के। ये वो समझा रहा है हमको और आपको भी बात को समझना पड़ेगा क्योंकि हम तो नहीं समझा रहे हैं, वो तो वो कह रहे हैं ना, जो हम उनकी बातें आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो बता रहा है कुलॉम्स लॉ कि ठीक है, तो जिनके बीच के जो टू चार्जेज हैं, दो चार्जेज जो सेपरेटेड किए गए हैं, सेपरेट मतलब कुछ आर डिस्टेंस पर रखा गया है। ठीक है, टू चार्जेज सेपरेटेड, ठीक है, आर डिस्टेंस। तो दो चार्जेज अगर आर डिस्टेंस पर सेपरेट किए गए हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स, उनके बीच के जो फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके प्रोडक्ट के, है ना। तो भाई इनके बीच में सेपरेशन भी है, एक फिक्स सेपरेशन किया गया, तो सेपरेशन को हम आर डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट ना। तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा होगा। तो डिस्टेंस को बोले कि डिस्टेंस बिटवीन इनकी दो चार्जेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या कर रहा था, डिपेंड कर रहा था फोर्स के। ये दोनों बातें ही वो कह रहे हैं और इसे इक्वेशन उन्होंने 1 बोला और इसे इक्वेशन उन्होंने 2 बोला और फिर दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि हमको एक क्या मिल गया, एक फॉर्मूला मिल गया जो मैथमेटिकली है, जो दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या करता है, फाइंड करता है। अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में कर रहे हैं, ये बात भी वो कंफर्म करते चल रहा है। वैक्यूम में कहाँ कर रहे हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वैक्यूम में कर रहे हैं, जहाँ पर क्या हो बिल्कुल एयर और का रेजिस्टेंस कुछ ना हो। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। ये कहाँ कर रहे हैं, वो वैक्यूम में कर रहे हैं। बात को समझा। तो अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ अगर बात करें तो जो फोर्स दो चार्जेस के बीच में लग रहे हैं वो इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली पोर्शन डिपेंड कर रहे हैं और इनके बीच का जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इनवर्सली पोर्शन क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है इनका फोर्स। बात को समझो। डायरेक्टली पोर्शन का मतलब होता है कि अगर दोनों चार्जेस के अगर मैं मैथ को अगर बढ़ाते जाऊँ तो हमारा फोर्स भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और आपको पता है कि अगर डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा, इनवर्सली का मतलब होता है कि अगर डिस्टेंस आप बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा, अपना घटेगा। बात को समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें एक समझा रहे हैं। ठीक है, दोनों फोर्स को अगर दोनों ही अगर इक्वेशन को मैं इक्वेट करूँ तो मुझे एक फोर्स मिला। इस फोर्स का नाम था Q1 Q2 अपन में R²। बहुत नॉर्मल हमको चल रहा है, कोई हड़बड़ और कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, और दिस फॉर्मूला इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
बात को समझे ना। तो यही हमारा क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो दो चार्जेस के बीच में क्या करता है, फोर्स को फाइंड आउट करता है। नो डाउट आप यहाँ से श्योर हो, किसी को दिक्कत, हालांकि आपने बहुत बार पढ़ लिया भी होगा, जानते भी होगा बहुत लोग, ठीक है। और ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंस होता है, इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें होने वाले अच्छी पॉइंट्स को आप मेरे से सीखिए, ठीक है। इनमें से जो अच्छी पॉइंटेज है उनसे आप इंटरेक्ट होइए और उनको आप ऑब्जर्व करिए कि मैं उन अच्छी पॉइंटों को कैसे डील कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो नॉर्मल हर सर लोग बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिटा दो यहाँ तक। अब इस फार्मूले को लेकर थोड़ा सा टिपा टिप्पणी करते हैं कि इसमें क्या क्या बात छिड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो वैक्यूम है, पहला मैं क्लियर कर दिया, ठीक है। और दो चार्जेस के बीच में लगने वाले जो फोर्स है मैथमेटिकली कितना उन्होंने दे दिया, इतना दे दिया, ठीक है। बात समझो ना। हाँ, अब इस फार्मूले को थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करते हैं और थोड़ा सा इस पर काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स आए हैं, मिटा दो ना इसको। पहला जो टर्म आया है वो क्या है, हमारा डिस्टेंस बिटवीन इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्सेज है वो कितना है, k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर, राइट ना। नहीं चल रहा है, हाँ, k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। अब चीज़ों को समझिए, आप एनालिसिस करिए मेरे साथ। k क्या है, व्हाट्स k। तो k की बात करें तो k उन्होंने बोला था, k की जो वैल्यू है, उन्होंने k के बारे में बोला, k बोला कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ठीक है। पर वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, बात को समझिएगा। आप ऐसा ही फॉर्मूला देखते हो ग्रेविटेशनल फोर्स में, और वहाँ पर आता है ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो इक्वल टू g q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर होता है। सेम टू सेम वैसे m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर ये होता है। लेकिन वहाँ पर जो g होता है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। वो आप दुनिया के कहीं भी कोने में चले जाओ या दूसरे भी स्पेस में चले जाओ, आपकी g की वैल्यू बदलने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी, वो बदलते हैं कि यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, मतलब सिंपल कहना चाह रहे हैं कि ये बदल सकती है, ठीक है, मे बी, राइट ना। चीज़ों को समझते हैं और कैसे। तो इन्होंने इसकी वैल्यू दी, इन्होंने क्या करा, कूलॉम्स लॉ ने वैल्यू दिया k इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना दिया वैल्यू, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चीज़ों को ध्यान से सुनो, अब जो होने वाली है बात है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली बात है, ठीक है। k इक्वल टू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अगर मैं बात करूँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, ठीक है, पहला पॉइंट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट बोला था उन्होंने कि एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट इज नोन एज अ उनका नाम दिया था, ठीक है, कोई बोला नहीं था उनका, इसका नाम क्या रखा गया था, परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, ऑफ अ फ्री स्पेस। क्या है, एप्सिलॉन नॉट की, एप्सिलॉन नॉट को उन्होंने क्या बोला था, एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, राइट ना। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की अगर मैं बोलूँ कि वैक्यूम में इसकी वैल्यू कितनी ली गई थी, 8.85 मल्टीपल 10 के पावर -12। अच्छा, एसाइनमेंट के साथ बात करते चलूँ तो मैं लिख देता हूँ, मैं समझाऊँ कैसे आएगा। कूलॉम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नो डाउट ये उनकी क्या थी, एसआई यूनिट थी जो उन्होंने देते गए, ठीक है। हमें भी इसको निकालना भी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसआई यूनिट, ठीक है, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अब चीज़ों को समझते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट को उन्होंने जो बताया वो क्या था, परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। पर इस चीज़ को हम समझते हैं कि पर इसका काम क्या है, राइट ना। k की जो उन्होंने वैल्यू दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पर इसमें जो एप्सिलॉन, हम तो 4 के बारे में जानते हैं, 4 क्या, व्हाट्स 4 इज अ डिजिट, पाई क्या है, पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू है। पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, इससे हमारे लिए क्या है, बिल्कुल न्यू है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की अगर मैं बात करूं तो एप्सिलॉन नॉट के बारे में क्या बात खुल रही थी कि इनके बारे में पहले जो नेमिंग करेगी वो परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। पर हम समझते हैं इस बात को कि ये इसका काम क्या है, पूरे इस फॉर्मूले में जो एप्सिलॉन नॉट आ रहा है इसका काम क्या है। तो सिंपल देखिए, सिंपल मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वैक्यूम में कर रहे हैं। और आपको ये बात कंफर्म है कि इनके बीच में जो फोर्स आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो ड्यू टू द सम इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे भाई, ये Q1 और Q2 कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे होंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं तो एक दूसरे को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, तो एक दूसरे का बीच का फोर्स हम क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकली कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये वैक्यूम में है, तो वैक्यूम में इन चार्ज कुछ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे होंगे। तो जब ये दोनों चार्ज को अगर लाकर हम एक्सपेरिमेंट करें किसी मीडियम में, तो मीडियम में आएंगे तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी ना। वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, तो मीडियम में आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है, काम होता है। बात को समझा क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट का काम होता है ओनली फॉर जब हम किसी मीडियम में दो चार्जेस को रखकर अगर उसके फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है उसको डिटेक्ट करने का, उसको कैलकुलेट करने क्या करता है, काम करता है एप्सिलॉन नॉट। तो आपने इस बात को अंडरस्टैंड किया कि एप्सिलॉन नॉट की काम क्या है। एप्सिलॉन नॉट काम क्या है, ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करना, बताना, ठीक है।
ठीक है, बात को समझ में आया। अच्छा, अगर आपको ये बात को बहुत समझने में आसानी हो गई कि सर एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, ठीक है, इसके एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात कर लेते हैं पर फटाफट, ठीक है। चलिए एप्सिलॉन नॉट के एसआई नॉट के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या मैंने लिख ही दिया है, कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं फटाफट लिख लीजिए आप लोग। अच्छा, इसका क्या होता है, कूलॉम का कितना होता है, 80 स्क्वायर होता है, नो डाउट आपको याद होगा, अरे वो पता है ना। करंट इज इक्वल टू कितना होता है, आई क्यू अपन में टी, यहाँ से निकाल सकते थे आप लोग, ठीक है। न्यूटन कितना होता है, एम एल टी माइनस स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर कितना होता है, एल स्क्वायर होगा। और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अरे डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, जेई के लिए और नीट के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है डायमेंशनल फॉर्मूला का, आप याद कर लेंगे, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अरे नो डाउट यहाँ था, कोई दिक्कत। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं, हमने जो एक्सपेरिमेंट करा वो हमने नहीं करा, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा वो एक्सपेरिमेंट कहाँ करा, एक वैक्यूम में करा। अगर वो एक्सपेरिमेंट को हम कहाँ करें, किसी मीडियम में करें, तो क्या नेट फोर्स जो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक, वैक्यूम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना आया है, तो मीडियम में करेंगे तो क्या फोर्स वहीं आया, कुछ और आएगा। तो उन्होंने इस चीज़ को क्या करा, बहुत डिटेल में समझा है, और उस बात को भी समझते हैं। मिटा दो ना इसको, अब ध्यान दीजिए। अब हम थोड़े से मीडियम में चलते हैं, कहाँ चलते हैं, मीडियम में चलते हैं। अब आपको पता है कि जो k की वैल्यू ली गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट मीडियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैं बात करूं मीडियम में, कहां पर पहुंच जाऊं, अगर मीडियम में अगर मैं पहुंच जाऊं तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा नोट कितना आएगा, k q1 q2। तो अगर मैं बात करूं तो जो हमारा यहाँ पर समझते हैं इस बात को और अच्छे से, अगर हम कहाँ पहुँच जाएँ, हमारा जो नेट फोर्स क्या आएगा, अगर हम कहाँ पहुँच जाएँ, ठीक है, अगर हम इन दोनों चार्जेस को लेकर कहाँ पहुँच जाए, मीडियम में पहुँच जाए, ठीक है, तो हमारा जो फोर्स आएगा, ठीक है, तो फोर्स बिकम्स टू बी k q1 q2 अपन में r स्क्वायर, ठीक है। और उन्होंने q1 की वैल्यू ली थी, और मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी बातें, एफ नेट इज इक्वल टू q1 q2 अपन में r स्क्वायर, ठीक है, 4 q1 q2 अपन में 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन r और एप्सिलॉन नॉट। ध्यान सुनेगा, नेट फोर्स मीडियम में, जब आप मीडियम में जाएंगे तो हमारा आने वाला जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, इतना होगा। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, चीज़ों को समझो। नेट फोर्स जो हमारा आएगा वो नो डाउट q1 q2 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन r और एप्सिलॉन नॉट। बात को समझिए आपने, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या है, नेट फोर्स इज अ मीडियम। तो मीडियम में जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, q1 q2 4 पाई r1 स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यही क्या हमारा है, मीडियम का नेट फोर्स है। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन उठना स्टार्ट होगा, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब दिमागों में बहुत ही बातें बनना स्टार्ट हो गई साइंटिस्टों के कि अब इस बात को क्लियर करते चलो कूलॉम्स, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट के बारे में जो बात करेंगे, एप्सिलॉन नॉट जो होता था इसको उन्होंने बोला इसकी जो वैल्यू होगी एप्सिलॉन अपन में एप्सिलॉन नॉट, उन्होंने ये बात करा, ठीक है। एप्सिलॉन आर के बारे में उन्होंने बताया कि एप्सिलॉन अपन में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन का मतलब होता है किसी मीडियम में किसी वैल्यू को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करना है। एप्सिलॉन नॉट का काम होता है सर कि किसी फ्री स्पेस में, क्या फ्री स्पेस में, वैक्यूम में, मैं समझ रहा हूँ, फ्री स्पेस में वैक्यूम में क्या करना है, उसके मीडियम को डिटेक्ट करना, राइट ना। बात को समझा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करना, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इन दोनों की वैल्यू ही क्या है अपना, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन क्या है, आर है, ठीक है। इसको मैं इधर भेज दूंगा तो क्या मिलेगा हमको, एप्सिलॉन। बात को समझे ना। अब चीज़ों को समझते हैं, थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं कि सर आप ये मुझे बताओ कि जब वैक्यूम में था तो जो उसका नेट फोर्स आया था वो इतना आया था, q1 q2 अपन में 1 अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपन में r स्क्वायर, यही फोर्स हमारा आया था, नो डाउट फोर्स यही आया था हमारा। अब हम जब मीडियम में पहुंच गए तो हमारा आने वाला नेट फोर्स क्या है, ए है। तो आप एक क्लियर करते जाओ कि जो वैक्यूम में फोर्स था वो ज़्यादा है या मीडियम में आने वाला फोर्स वो ज़्यादा है। कहने का मतलब अगर दोनों में कंपेरेबल कर दूं तो अगर मैं बोलूं कि कौन सा फोर्स ज़्यादा है, ये वैक्यूम में अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस वैक्यूम में आने वाला जो फोर्स है वो ज़्यादा है या ये ज़्यादा है। तो अगर मैं तो आप अब इस बात को भी रियलाइज कर पा रहे हो, इसमें डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर और बढ़ गए हैं ना, यहाँ पर एक भी फैक्टर नहीं बढ़े हैं, ठीक है। बात है ना, अरे यहाँ पर 1 2 3 4 फैक्टर है
और यहाँ पे 1 2 3 4 5 फैक्टर है। तो अकॉर्डिंग टू मैं टेक्स्ट बुक्स की बात करूँ तो उस टेक्स्ट बुक्स में ये बातें भी हैं, अगर टेक्स्ट बुक्स की बात करें तो उस टेक्स्ट बुक में क्या बात चलेगी भाई, राइट नाउ इन दोनों का, अगर टेक्स्ट बुक्स की बात करें तो टेक्स्ट बुक्स में क्या बात खुलेगी कि भाई नीचे फैक्टर ज़्यादा है, ऊपर फैक्टर कम, इसमें फैक्टर कम है डिनोमिनेटर, तो जाहिर सी बात है इसमें फैक्टर ज़्यादा है तो इसका नेट फोर्स क्या होगा, कम होगा, और इसका नेट फोर्स क्या होगा, तो कोई बात नहीं, सारी टेक्स्ट बुक्स यही बात करती हैं कि भाई सही बात है। आप अगर मीडियम में जाओगे तो नेट फोर्स कितना आएगा, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल 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 बात वही बनेगी, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना इस बात को, अरे इस बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो ना, क्या अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, तो नेट फोर्स आपका ज़्यादा होगा कंपेरेबल टू द मीडियम, ठीक है, सॉरी वैक्यूम में नेट फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपेरेबल टू द मीडियम, ठीक है। तो वैक्यूम में नेट फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपेरेबल टू द मीडियम, ठीक है। बट क्यों ज़्यादा होगा और कैसे ज़्यादा होगा, बात को समझना पड़ेगा ना। ये तो हमने कह दिया भाई यहाँ पर जो नेट फोर्स जो आएगी वो कितना आएगा, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन, और हम चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए। पर क्यों आएगा, ध्यान सुनिएगा, अगर मान लेते हैं, सुनो यहाँ पर क्यों आएगा, क्यों कम हो जाता है हमारा नेट फोर्स किसी मीडियम में, मान लेते हैं, सुनो एग्जाम्पल समझते हैं, नहीं समझ में आया ना, तो इस बात को समझो, फील करो। देखो तो हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि सर अगर हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, अगर हम वैक्यूम में हैं तो हमारा नेट फोर्स इतना आ रहा है, बट हम मीडियम में चल रहा है तो हमारा नेट फोर्स क्या हो रहा है, कंपेरेबल टू द वैक्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है, घट जा रहा है, बट वाई, तो बात करते हैं। तो लेट्स सपोज दैट गिवन एग्जांपल, हमारे पास एक Q1 चार्ज है, ये क्या है Q2 चार्ज है, और हम क्या इनके बीच में कोई मीडियम रख दिए, इनके बीच में क्या कर दिए, कोई मीडियम रख दिए, नो डाउट। अरे बात को समझो, अब ये दोनों चार्जेस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, दोनों ही चार्जेस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको ये बात कंफर्म पता है कि इन दोनों चार्ज के बीच में कोई क्या होगा, रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा ना, और दो पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब इन दोनों चार्ज को हम किसी मीडियम में लेकर आए तो इस मीडियम में मीडियम के जो पार्टिकल्स थे इनके बीच में क्या हो गया, इनके बीच मीडियम के जो चार्जेस थे ये क्या हो गया, ये चार्ज इंड्यूस्ड होना स्टार्ट हो गया। अरे इनके आने के वजह से मीडियम के चार्ज क्या हो गए, इंड्यूस्ड हो गए, पोलराइज हो गए, अरे पोलराइजेशन इंड्यूस दोनों चलना बात हो गई ना। तो अगर मैं इनके आने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्जेस इस पर इंड्यूस कर गए और इस पर भी नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गए, राइट ना। अब इस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस जो है तो जो इंड्यूस, अगर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो तो यहाँ पर क्या होगा, इंड्यूस्ड फोर्स लगेगा भाई, इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से फोर्स आएगा ना। अब इंड्यूस्ड चार्ज पर इंड्यूस्ड जो फोर्स आएगा वो हमेशा इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इनके हमेशा अपोजिट होता है। क्या होता है, ये जो फोर्सेज होते हैं ना, ये दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, उसके हमेशा अपोजिट होगा इस इंड्यूस्ड फोर्स का। क्या होगा, और जो इंड्यूस्ड फोर्स आएगा ना वो हमेशा क्या होगा, अपोजिट फोर्स होगा किसके, रिजल्टेंट फोर्स, इन दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा। तो आपको पता है कि सर ये फोर्सेज के अगर मान लेते इन दोनों फोर्सेज का अगर ये इंड्यूस्ड फोर्स अगर अपोजिट है तो इसके नेट फोर्स में क्या कर रहा है, कमी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मतलब हमारा जो नेट फोर्स जो हमारा था, रिजल्टेंट फोर्स था, उस नेट फोर्स में, उस नेट रिजल्टेंट फोर्स में क्या हुआ, बात को समझो। तो ये जो नेट फोर्स है दोनों चार्जेस के बीच का जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है, इस नेट रिजल्टेंट फोर्स के अपोजिट कौन काम कर रहा है, ये इंड्यूस्ड फोर्स जो इस पर इंड्यूस्ड हुए हैं, जो इस मीडियम में जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है वो इंड्यूस्ड फोर्स जो आया होगा क्या कर रहा होगा, तो इंड्यूस्ड फोर्स किधर होगा, इधर होगा, और इधर अब इस वाले के लिए क्या होगा, इंड्यूस्ड फोर्स इधर होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। इंड्यूस्ड फोर्स जो क्या होगा, इन दोनों रिजल्टेंट फोर्स के अपोजिट होगा। तो इन दोनों के नेट फोर्स की क्या कर रहा है, ये विरुद्ध काम कर रहा है ना, तो भाई कम तो करेगा ना। तो जो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स जो हमारा फोर्स आएगा वो कम हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ ना। तो जो आपका जो फोर्स मीडियम का आया वो कम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आपके इन दोनों रिजल्टेंट जो फोर्सेस थे इनके फोर्स के बीच में एक इंड्यूस्ड फोर्स आ गया, और इंड्यूस्ड फोर्स इसे क्या कर रहा है, अपोजिट काम कर रहा है। तो अपोजिट काम करने की वजह से कुछ तो रिजल्टेंट फोर्स में कमी आई ना। अब कमी आने की वजह से तो क्या हुआ, आपका नेट फोर्स क्या हो गया, मीडियम में कम हो गया कंपेरेबल टू द वैक्यूम। क्या इस बात को आप अंडरस्टैंड कर पाए, क्या आप इस बात को बेटर समझ पाए कि सर वैक्यूम में जो हमारा नेट फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है कंपेरेबल टू द किसी मीडियम में। तो दो चार्जेस के बीच में आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो, अगर वैक्यूम है तो कम श्योर ज़्यादा होगा और मीडियम में क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर इस बात को हम और समझें कि क्या हमेशा होगा ना, क्या हमेशा होगा ऑलवेज, तो बोलेंगे ना, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं चार्ज को क्या कर दूँ, सिर्फ साइन, चार्ज के साइन को सिर्फ चेंज कर दूँ तो सर यहाँ पर क्या जाएगा, अगर नेगेटिव कर दूँ तो एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे का पढ़े तो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। नहीं समझा, मत समझो, कौन सा मतलब है कि फ्री में तो पढ़ा रहा हूँ, समझ में आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है।
का दिमाग माथा पटकना, क्वेश्चन से बनने से मतलब है ना कि इससे फालतू बातें करना है। ये तो फालतू बातें लाते हैं, फील आ जा, क्या आ जा तो भाई हर एक टर्म जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो यूज किया गया उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या क्या यूज है, उस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और मैं समझाने में सक्षम हूँ तो आप बोलो हाँ, नहीं है तो कोई बोलो नो, क्या दिक्कत ही क्या है ना। समझ पाते हो ना। अब देखो ऑनलाइन क्लासेस में और ऑफलाइन क्लासेस में तो डिफरेंट तो होता ही है। अब जो ऑफलाइन क्लास में जितना फील आ जाता है उतना ऑनलाइन क्लास में फील नहीं आता है। पता नहीं टीचरों को भी फील नहीं आता है। हम लोग को उछल कूद कर पढ़ाना आता है और यूट्यूब पर आने के बाद चुपचाप हाथ बंधे रहते हैं, मज़े नहीं आता है ना। नहीं अरे बोलो इधर, अभी का आने का टाइमिंग है, यस सर कह रहा है। या बोलो यहाँ तक किसी को आपत्ति, क्या आप समझ पाए? चलो ठीक है, इन लोगों को पेपर बांटो, पेपर बांटो इन लोगों को फटाफट। क्या आई होप आपने अंडरस्टैंड किया, नो डाउट आपने किया कि नहीं किया। अब हम इनके प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्या करते हैं, अब कूलॉम्स लॉ किसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टी। यहाँ तक सब अंडरस्टैंड कर पाए ना। चलिए अब बात करते हैं किसकी, प्रॉपर्टी के ऊपर। चलिए प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लेंगे आप लोग, प्रॉपर्टी। पहली बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्सेज। बात को समझे आप। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी फोर्सेज है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अब कंजर्वेटिव फोर्स शायद मैंने आपको वर्क डन पढ़ाया हुआ, याद करो, रिमेंबर करो। वर्क कंजर्वेटिव फोर्स क्या हुआ करता था, कंजर्वेटिव फोर्स की अगर बात करो तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या हुआ करता, जो कंजर्वेटिव फोर्स किसी बात पर डिपेंड ना करता था। ये बात ना, नहीं अरे बोलो, तो कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड ओनली फॉर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, राइट ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉट डिपेंड पाथ, डिपेंड ओनली फॉर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। चलिए बात क्लियर हो गई। सेकंड बात करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉलो दैट न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या, फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, नो डाउट, कोई दिक्कत। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। शांति में, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इस थर्ड प्रॉपर्टी में एक बात और लिख लो, थोड़ा सा इसको और प्यूरिफाई करने के लिए जो हमने स्टेटमेंट ऐड करा हुआ था उसको भी आप लिख लो, लिख दूं। इट्स एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन लिख लो, लिख दो, बोल देता हूँ, स्पेस कम है, मुझे और प्रॉपर्टी लिखनी है। इट्स एक्शन रिएक्शन पेयर but forces always act line joining along between two charges, no doubt, between two charges. It's called a centripetal force, it's called a centripetal force, ठीक है। अच्छा है, हाँ हाँ, और इसकी एक और, हाँ, फोर्थ प्रॉपर्टी ले आएंगे आप लोग। प्रॉपर्टी नहीं है ये, न्यूटन की कमियां को साबित करता है, आप समझ गए होंगे। न्यूटन की कमी है कि न्यूटन का सॉरी न्यूटन की बात कर रहा हूँ, न्यूटन घुस गया है, न्यूटन है बार बार आता। कुलॉम की बात करें तो कुलॉम की कमियां ये है कि जो कुलॉम्स लॉ ने जो मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया था ओनली फॉर वैलिड ऑफ पॉइंट चार्ज। क्या, पॉइंट चार्ज लिख सकते हैं आप लोग। ये उनकी कमियां थी, ठीक है, जहाँ पर वो फेल हुए थे। कुलॉम्स लॉ वैलिड ओनली फॉर अ पॉइंट चार्ज। फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखेंगे, फिफ्थ प्रॉपर्टी नहीं है, उनकी कमियां थी, ठीक है, प्रॉपर्टी में डाल दीजिएगा, क्या दिक्कत जाता है, कहीं याद ही करने का मतलब है ना। हाँ, अब प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ लिखते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। एक प्रॉपर्टी और ऐड कर लेते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं।
अरे बोलो यहाँ तक समझा कि नहीं समझा? यस या नो? बोलो हाँ या ना? प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करें तो हमारे पास क्या है, एक प्लस Q1 चार्ज है और एक क्या है माइनस Q2 चार्ज है। और आपको पता है प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या है? प्यार। अरे बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? इनके बीच में क्या? प्यार। अच्छा मतलब Q1 किसका प्यार है? Q2 का प्यार है। अरे Q1 किसका प्यार है? Q2 का प्यार है। अच्छा लेकिन दिक्कत तब हुआ ना जब Q1 की जिंदगी में तीसरा एक और आ गया, तीसरा एक और आ गया माइनस Q3। तो अब Q1 किसका प्यार हो गया? माइनस Q3 का। बोलो हाँ या ना? अब Q1 किसका प्यार हो गया? माइनस Q3 का। तो अब बताओ जब माइनस Q3 नहीं था तो Q1 किसका प्यार था? माइनस Q2 का। तो इनके बीच में खुशी खुशी चल रही थी बातें, अरे काफी अच्छा चल रहा था बातें, नो डाउट। लेकिन Q3 के आने के वजह से बोलो इनके प्यार में क्या हुआ? अरे इनके प्यार में क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। दिस इज ए प्रॉपर्टी नंबर 5। अरे बात को समझा? सोशल वे में इसे नहीं रिलेट करना, नहीं सोशल वे में नहीं रिलेट करना, ठीक है? ये फिजिक्स में ही सिर्फ वैलिड है, ओनली फॉर वैलिड दिस थ्योरी फिजिक्स। जिंदगी से रिलेट कर लेना, ठीक है? बात को समझा ना? ठीक है। तो यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन ड्यू टू 3। बात को समझा? तो ये हमने सोशल वे में इसको अंडरस्टैंड कर पाया, नो डाउट। लेकिन अगर मैं थ्योरेटिकली वे में अगर इसे डील करूं तो कैसे करूंगा? तो थ्योरेटिकली लिख लो फटाफट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ अदर चार्जेज। नो डाउट समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? कहने का मतलब है कि दो चार्जेज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर तीसरे के आने के वजह से इनके फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये Q1 का जो नेट फोर्स होगा ना, इसके फोर्स में बदलाव आ चुका होगा। Q1 का जो फोर्स होगा इसके नेट फोर्स में क्या आ जाएगा? बदला जाएगा। लेकिन Q2 का जितना प्यार होगा इसके प्रति, उस प्यार में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जितना इसके ऊपर फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स क्या रहेगा? हमेशा बना रहेगा। बात समझ ना? तो Q3 के आने की वजह से इनके ये जो जितना फोर्स लगा रहा है उतना फोर्स लगेगा, ठीक है? लेकिन इसके इसके फोर्स में क्या हो जाएगा? चेंजिंग आएगा, क्योंकि ये भी लगा रहा और ये भी लगा रहा, इसका नेट फोर्स बदल जाएगा ना। बात को अंडरस्टैंड कर पाया? नो डाउट। ये थ्योरी काफी मस्त है, ठीक है? इस थ्योरी को हम आगे चलकर बहुत अच्छे से यूज करेंगे, जहां पर आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। बोलो आप फील कर पाया? चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ा सा मोटी मोटा, ठीक है? एक जेई क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है? जेई कैसे क्वेश्चन पूछा? हालांकि क्वेश्चन हमने अभी थोड़ा सा फार्मूला को रीड करा ना, अब एक जेई में से क्वेश्चन कर लेते हैं। नो डाउट। मिटा दो यहाँ तक? यस सर। कोई दिक्कत? दो चार्जेस हमारे पास जेई क्वेश्चन है, जेई में से पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है? जेई में से पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है? 2 चार्जेज हैं Q1 और Q2, ठीक है? 2 चार्जेज हैं और Q1 एंड Q2, ठीक है? इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है? 1 मीटर है। इनके बीच का सेपरेशन कितना है? 1 मीटर है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड मिनिमम पॉसिबल फोर्स, मिनिमम पॉसिबल फोर्स क्या होगा बिटवीन दैम? इनके बीच का मिनिमम पॉसिबल फोर्स कितना होगा? फटाफट सॉल्व करिए। ऑप्शन नहीं दूंगा, ऑप्शन देंगे तो आप बना ही लोगे। ऑप्शन दिया था, ऑप्शन दूंगा तो आप बना लोगे। आप ऐसे सोचो मिनिमम पॉसिबल फोर्स क्या होगा? सोचो सोचो। हाँ ऐसे ऑप्शन देंगे तो बना ही लोगे ना। आप खुद से बनाओ। कितना आएगा बोलो? सिंपल है, देखो। अरे देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। आपको देखो इधर मिनिमम फोर्स होने के लिए, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड किस पर कर रहा है? इन दोनों के प्रोडक्ट पर और इन दोनों के बीच के सेपरेशन पर। तो ये जितना मिनिमम हो सकते हैं, तो मिनिमम मतलब क्या? इनका एक 1 ही होना चाहिए। अरे ये 1 ही होगा, ये 1 ही होगा तभी नहीं मिनिमम होगा। अरे इनके बीच का मिनिमम फोर्स कब होगा? जब ये जिस दिन 1 ही हो और ये चार्ज क्या हो? 1 ही हो। 1 ही सबसे छोटे चार्ज पार्टिकल, और सेपरेशन क्या हो? 1 मीटर हो। तो बस रख दो। Q1 की वैल्यू कितनी हो गई? फोर्स Q1 की वैल्यू कितनी हो गई? E इंटू ई अपॉन में 1 कितना हो गया? F इज इक्वल टू KE²। आंसर मिनिमम यही फोर्स है। बस यही छोड़, यही ऑप्शन में ही था, ऑप्शन में ही था।